specialized cells and organization of life। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है वो कौन कौन से होते हैं और लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह। स्पेशलाइज्ड सेल्स में अगर आप देखें तो सेल्स आर रिलेटेड और सेल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू देयर फंक्शन। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए कि हमारे जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 500 ट्रिलियन सेल्स, और ये जो सेल्स हैं ये ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। इन सेल्स के हमारे पास कितनी टाइप्स है तकरीबन 200 मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती है सेल्स की। सारे सेल्स जो है सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप्स। जैसे आप देखिए हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे जो है वो मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं। तो जितने भी सेल्स होते हैं दे आर डिफरेंट। Why they are different? Because they have to perform different sort of or different types of functions. जैसे आप देखिए कि हमारे पास न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। स्पर्म सेल देखिए उसका स्ट्रक्चर हमें थोड़ा डिफरेंट नजर आता है, सिर्फ टेल शेप है इसमें। रेड ब्लड सेल को देखिए उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, बाइकनकेव है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं जो फेगोसाइट्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह का नहीं है। देखिए सारे सेल सेम नहीं है। इसी तरह अगर आप प्लांट्स में देख लेते हैं, प्लांट्स के अंदर भी आप देखिए कि जैसे कि ये रूटेड सेल है, ये डिफरेंट होगा। उसके बाद जो जाइलम है वो सिलेंड्रिकल सेल्स है, ये जाइलम बेसिल सेल। तब देखिए सारे सेल में दे आर नॉट सेम। अब इनकी शेप क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर सेल में एक डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स क्या करती है? दे कंडक्ट मैसेज, इन्होंने मैसेजेस को कंडक्ट करना। हमारे पास जो स्पर्म सेल्स होते हैं इनका क्या रोल होता है? स्पर्म सेल्स आर हैविंग द टेल्स। सर अगर ये मैसेज आगे कन्वे ना करें जी, तो मतलब ये डैमेज वो नर्व डैमेज होती सर ये मूव बन सकता है रिप्लेसमेंट। है। नहीं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो दुनिया दोबारा कभी नहीं मिल सकते, उनमें न्यूरॉन्स ऐसे हैं। सर ये खराब डैमेज होने तो खत्म, फिर आपका फंक्शन खत्म हो जाए। सर ये डेंजरस है बॉडी के लिए। बहुत लेकिन ऐसा होता है ना कि आपकी बॉडी में जैसे स्किन है, स्किन जल जाती है, कट आ जाता है, तो आपकी स्किन की वजह से दोबारा कर देंगे। लेकिन आपके जो न्यूरॉन्स हैं ये अगर एक दफा खराब हो गए तो ये सर ये कैसे हमें समझा जैसे कि हमें किसी गलत चीज का हाथ रखना है तो ये न्यूरॉन्स नहीं, न्यूरॉन्स तो हमारी बॉडी के अंदर है, ब्रेन के अंदर। तो वहां पे ये डैमेज हो सकते हैं, जैसे कोई डिजनरेशन हो सकती है, वहां पर कोई चोट लगी उसमें सर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो है वो स्टेम सेल थेरेपी है। देखो बहुत महंगी है, 5 करोड़ 10 करोड़ की है, कि जिसमें उसको नए सेल ऐसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो किसी डोनर से लेने पड़ते हैं या अपनी ही बॉडी के लेके फिर उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि वो वहां पर माइटोसिस स्टार्ट करनी पड़ती है। तो मतलब वो एक इतना आसान काम नहीं है। स्पर्म सेल में टेल है तो ये स्विम करके एक जगह से फिर पहुंचते हैं। रेड ब्लड सेल जो होते हैं न्यूक्लियस नहीं होता, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा हो जाएगा। फेगोसाइट से ये ईटिंग प्रोसेस करते हैं, कोई भी आप देख लीजिए कि बैक्टीरिया या किसी और चीज को ये इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे। न्यूक्लियर सेल्स लॉन्ग एंड नैरो, जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा हो जाता है और इस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वाटर की या मिनरल्स वगैरह। जाइलोमेसिस को देखा जैसे फॉलो होती है। इसमें आप देखिए ना तो न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्म है, और ना सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अमूमन होता है ये कि इसमें फैसिलिटेशन हो जाती है पानी की, अपवर्ड मिनरल और पानी जो होता है ये इजीली ऊपर मूव करके जा सकता है। ठीक है, इसी हवाले से फिर हमने यहाँ पर डिस्कस कर रही है कुछ एनिमल सेल्स और कुछ प्लांट सेल्स, उनकी एडॉप्टेशन के वो किस तरह अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टू परफॉर्म देयर फंक्शन। पहले एनिमल सेल्स को देख लेते हैं। एनिमल सेल्स में सबसे पहला सेल तो रेड ब्लड सेल ही पड़ता है। अगर आप देखिए कि जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये बाइकॉन्केव है। बाइकॉन्केव का मतलब क्या होता है?
कि इसके जो एज होते हैं वो थिक होते हैं और दरमियान में से ये क्या होता है, थिन होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, जिससे इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक प्रोटीन होती है न्यूक्लियस, तो हम इसे लिखेंगे, पहला तो आ गया सर्कुलर, फिर बाइकॉन्केव, नॉन न्यूक्लियस, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज विदाउट न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस वगैरह। सर्कुलर है, बाइकॉन्केव, नॉन न्यूक्लियस। अब इस वजह से इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके अंदर हीमोग्लोबिन, सॉरी वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इट कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और ये तो इसके कुछ आप कह लीजिए कि एडॉप्टिव फीचर्स हैं। काम क्या करता है कि इसका फंक्शन ये है, कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द, कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, बॉडी के तमाम हिस्सों तक ये जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है स्पर्म सेल। ये तो रेड ब्लड सेल आ गया, दूसरा कौन सा है हमारे पास, स्पर्म सेल, वी हैव अ स्पर्म सेल। स्पर्म सेल में देखिए तो नॉर्मली ये भी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, स्पर्म सेल पहली चीज तो ये कि इसमें एक हेड होता है, फिर इसके अंदर एक लॉन्ग एंड थिन टेल होती है, जिसकी मदद से क्या करती है, इसमें हम कह सकते हैं that it has a large nucleus, और इसके अंदर जो डीएनए होते हैं वो हाफ होते हैं, अप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर। फिर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आप एक्रोसोम का नाम, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या है? जी बता। अब जैसे हम देखते हैं कि इसकी जो टेल है वो इसको स्विम करने में मदद देगी, तो उसको मूव तो करना ना टेल को, तो टेल को मूव करवाने के लिए टेल रिक्वायर्स एनर्जी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वही एनर्जी यूज होगी किसके लिए, इस टेल को मूव करवाने। चलिए पूरी बॉडी में मूव कर सकते हैं। तो इस स्पर्म्स पूरी बॉडी में होते हैं। असल में देखिए ये मेल गैमेट्स, तो ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ये नॉर्मली सिर्फ एग को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, फीमेल्स नॉर्मली दे विल बी शेयरिंग अ वजाइनल पार्ट, और वहां से फिर ये एग को जाकर सिर्फ फर्टिलाइज करते हैं पूरी बॉडी को लिए। तो सर बस उसमें से देखते हैं। जी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें। उसके बाद ये एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम जो होते हैं इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं कि जैसे ही स्पर्म आके एग के साथ अटैच होते हैं तो एग की मेम्ब्रेन को रप्चर कर रहा होता खुल जाते हैं। है, यहाँ से रप्चर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, इसे क्या लेंगे, कौन करते हैं, ये एंजाइम्स। ये एंजाइम यहाँ से इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ये रास्ता बन जाएगा, और ये जो न्यूक्लियस है ये एक्टिव न्यूक्लियस के साथ आके मिल जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सर फिर ये एक न्यूक्लियस बन जाएगा। जी, एक बन जाएगा, दो हाफ हाफ थे ना, दोनों में अप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 23 और 22, तो मिलकर ये कितने बन जाएंगे, 46। तो अब देखिए इसमें हमने पढ़ा कि इसके डॉक्टर फीचर्स तीन आपको याद है। एक तो इसमें क्या है, टेल, टेल की वजह से ये स्विम कर सकते हैं। दूसरा फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, इसको स्विम करने के लिए। तीसरा इसके अंदर एक्रोसोम दैट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन को और फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है मदद। ये क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद हम देखिए हमारे पास अनदर एग्जांपल इज न्यूरॉन। अब न्यूरॉन को अगर आप देखिए तो जो न्यूरॉन वाला हिस्सा है, दिस इज द न्यूरॉन, इसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, और ये एक्सॉन वाला पार्ट। अब इसका असल फंक्शन क्या होता है, मैसेजेस को कैरी करना, मतलब बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं ये उनसे मैसेज को लेते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को देंगे,
और वहां से आगे मैसेज देके हमारे इफेक्टर्स या हमारे मसल को ग्रैब किए गए। इनका मेन फंक्शन क्या आ गया? कम्युनिकेशन का। मैसेजेस को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की शक्ल में एक जगह से, यही तो मैसेज रिसीव करते हैं। और ये सेल बॉडी में आएगा, फिर इस ट्यूब में से गुजरेगा मैसेज। तो इस तरह इनका काम है मैसेज को आगे कंडक्ट करना। सर इनका साइज इतना ही होता है या छोटा? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन बॉडी में सबसे बड़ा जो न्यूरॉन है वो 1 मीटर 3 फुट से लंबा है। जैसे हमारी टांग के बराबर भी एक न्यूरॉन हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे हैं? वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नजर नहीं आते। ये क्लियर हो गई? तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ह्यूमन सेल्स की। हमने देखा कि वो स्पेशल फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह प्लांट में देख लीजिए। प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स में पहले तो रूटेड सेल देख लेते हैं। अभी जो रूटेड सेल है ना, पहली बात याद रखिए, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये थिन, लॉन्ग और नैरो होते हैं। ये इसका एक एडाप्टिव फीचर। उसके बाद थिन, लॉन्ग और नैरो होने की वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दैट इंक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसका काम क्या है? ये दो बड़े काम करते हैं। नंबर वन, सर वॉल्यूम रेशियो से क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बाय ऑस्मोसिस, और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, और ऑस्मोसिस से ये किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? पानी। अब आ जाइए जी, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से क्या होगा ये समझ लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कीजिए कि ये पानी का एक टैंक, इसका वॉल्यूम है 500 लीटर। यहाँ पे एक ही टैप लगा हुआ है, नलका लगा हुआ है, जिससे ये इसको फिल किया जाता है। और ये तकरीबन जो है फिल होने के लिए फर्स्ट कीजिएगा 2 घंटे देते हैं, टेक्स 2 आवर्स। अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक टैप इधर ही लगा दें, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा ना। वो तो क्या, पहले एक तरफ से फिल हो रहा था, अब दोनों तरफ से फिल हो रहे हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम उतनी रहेगा, वॉल्यूम भी कम होगा। अब होगा ये कि 250 इधर 250 इधर, टोटल वॉल्यूम उतने रह गए। अच्छा, अब उसके बाद टाइम क्या हो गया? अब ये पूरा 1 घंटे में भर गया, नहीं होगा ना। अच्छा, अब देखिए आपने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टैप कितने कर दिए? 4 ही कर दिए, वॉल्यूम उतना ही है। और जल्दी हो जाएगी। और जल्दी 1 घंटे की बजाय आपकी तरह आधे घंटे में हो गया। अच्छा, मैं इसे और छोटा कर देता हूँ, तो हो सकता है ये अब 5 मिनट में हो जाए। हर एक में टैप लगा दें। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का यही हाल किया हुआ है कि हमारे इतने छोटे छोटे सेल बनाने का मकसद यही है कि किसी चीज का जितना साइज छोटा हो जाएगा ना, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज्यादा हो। अब जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग का वैसे साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें क्या होती है? एल्वोलाई, बहुत सारे मिलियन ऑफ एल्वोलाई। हर एल्वोलाई किसके साथ अटैच है? कैपिलरी के साथ। जब ब्लड आता है ना, हर एल्वोलाई को अपना अपना ब्लड ज्यादा मिलेगा। अगर वो डिपेंड करती है यहां से डिफियन शुरू हो यहां तक पहुंचे, वो तो 10 घंटे लग जाएंगे। तो आपको वो कितनी देर में सेल सारे डेड हो जाएंगे। देखिए इसका फायदा फिर क्या होगा? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, कि जितना आप किसी चीज का साइज छोटा कर देंगे, उतना ही उसका वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा। क्लियर?
तो ये एक फायदा होता है, इसलिए हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलाकर बनाई। ये भी क्लियर हो गया। दूसरी एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं जाइलम वेसल। जाइलम वेसल सेल्स जो होते हैं ये जाइलम बनाते हैं, जो कि कंडक्ट करते हैं क्या, पानी। ये सेल है पूरा है। ये सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और हॉलो। ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल और हॉलो सेल, अंदर से खाली होते हैं, खोखले होते हैं। अच्छा, ये शुरू में ऐसे नहीं होते, याद रखिएगा। शुरू में न्यूक्लियस भी होता है, शुरू में इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। लेकिन चूंकि उन्होंने पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, तो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन्हें कुछ एडॉप्टेशन करनी पड़ती है। अब जैसे रेड ब्लड सेल है, इसमें भी शुरू में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें भी होता है, लेकिन बाद में उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, तो वो गायब हो जाता है, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा करके ज्यादा ऑक्सीजन लेवल को कैरी किया जा सके। जाइलम एक टिश्यू है, ये बनता है जाइलम वेसल सेल से। जाइलम वेसल ये एक सेल है, इसे जाइलम वेसल सेल कहते हैं। इट्सल्फ जाइलम इट्सल्फ टिश्यू। जिन सेल से बनता है हम क्या नाम देते हैं, जाइलम वेसल सेल। जाइलम वेसल सेल मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, जाइलम टिश्यू बना। अब इसमें एडॉप्टेशन क्या होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, इसका साइटोप्लाज्म डिसअपियर हो जाता है, इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अंदर लिग्निन की एक लेयर जो होती है वो इस तरह बन जाती है, ये लिग्निन है। अब लिग्निन जो है ये हार्ड मटेरियल होता है, काफी सख्त मटेरियल है, और इस हार्ड और सख्त मटेरियल का यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, ये जो हार्ड या सख्त मटेरियल है ये इसको कोलैप्स नहीं होने देगा ट्यूब को, ठीक है, इसको खुला रखेगा और इस ट्यूब को कोलैप्स नहीं होने देगा। और इसका हॉलो अंदर से खाली होने का फायदा ये है कि पानी इजीली जो होता है वो कंडक्ट किया जा सकता है, पानी को आगे से रेजिस्टेंस नहीं मिलती। उसमें तो कार्टिलेज होते हैं, तो ये भी सख्त है, ये भी इस तरह का सब एक स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए कि इसने उस ट्यूब को बंद नहीं होने देना, उसको खुला रखना है। जी क्लियर। आगे चलते अब आप चलते हैं और आखिर देखिए टॉपिक इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है कि नहीं। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। लाइफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेल से हुई है। तो जितने भी बड़े बड़े आपको ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं उनकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमारा सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सेल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, इट्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। या बिल्डिंग ब्लॉक है ना उनका, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, सेल से ही मिलकर बने होते हैं। इसीलिए सबसे जो बेसिक यूनिट है दैट विल बी द। अब उसके बाद अगला यूनिट है टिश्यू। टिश्यू में आप देखिए कि व्हेन सिमिलर और डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of similar or different type of cells, तो एक ऐसा ग्रुप जो कि सिमिलर या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, उसे आप टू परफॉर्म सेम फंक्शन, टू परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक है। जाइलम टिश्यू, क्योंकि जाइलम किससे बना हुआ है, जाइलम वेसल सेल से, एक ही तरह के सेल से मिलकर, तो एक टिश्यू आ गया, ठीक हो गया। हमारा ब्लड जो है वो भी एक टिश्यू है, लेकिन ब्लड मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। कौन कौन से, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, तो ये भी एक टिश्यू है, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। तो आपके पास जो टिश्यू की एग्जांपल है वो जाइलम हो गया, फ्लोएम है, एपिथेलियम हमारे अंदर जो है,
एपिथेलियल टिश्यू होता है ना हमारे बॉडी के अंदर है, तो ये सारी चीज आप एग्जाम ब्लड कर लीजिए, ये सारे टिश्यूज की एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, इससे थोड़ा और ज्यादा जाके जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो है ऑर्गन। ऑर्गन को आप देखिए तो व्हेन सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर दे विल मेक एन ऑर्गन। सिमिलर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज नहीं सर, वो ऑर्गन बन जाएगा, सेल नहीं, तो टिश्यू बनाएंगे, डिफरेंट सेल भी हो सकते। ब्लड के अंदर मिसाल में तो कि ब्लड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना, ब्लड एक टिश्यू है जी, ये एक टिश्यू हो गया। उसके बाद सिमिलर और डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। जैसे लीफ है, लीफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज, मेसोफिल टिश्यूज, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे हमारा हार्ट है वो कार्डियक टिश्यू से बना, ठीक है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि फिर ऑर्गन वो, जैसे हमारा हार्ट हो गया एक ऑर्गन है, लिवर हेपेटोसाइट से मिलकर बना हुआ ऑर्गन जी। आर्टरी क्या है? ऑर्गन है। वेन क्या है? ऑर्गन है। लेकिन कैपिलरी क्या है? टिश्यू है, ये याद रखिए। कैपिलरी क्या होती है? टिश्यू। लेकिन आपका जो आर्टरी है या जो आपकी वेन है, ये क्या, ये एक ऑर्गन। क्यों ऑर्गन है बता? कौन कौन से एप्लीकेशन? जी है, है। कनेक्टिव टिश्यू सबसे बाहर है, अंदर मसल टिश्यूज, और सबसे अंदर एंडोथेलियल टिश्यूज। ये तीन तरह के टिश्यूज मिलकर एक आर्टरी को बनाते हैं, और यही तीन जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? वेन के अंदर भी। ठीक है, कैपिलरी सिर्फ एंडोथेलियम से बनी होती है, सिंगल लेयर है, याद है, सिंगल सेल लेयर होती है, जैसे ये कैपिलरी एक टिश्यू है। ये भी ठीक हो गया। अब ऑर्गन के बाद है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखना है कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं दे कंबाइन टुगेदर टू मेक अ सिस्टम। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। सारे क्या है? दीज आर ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लीजिए, लैरिंक्स, फेरिंक्स, सॉरी लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, लंग्स है, ऑर्गन्स है सारे, तो ये मिलके आपका एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सिस्टम लेवल नहीं होता। क्या आपने प्लांट्स में कभी देखा है कि उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो? तो सर ये जो पूरा ऊपर नीचे साइड फ्लोइंग रूट से लीफ तक, लीफ से बाकी चीजों तक, तो उसमें कोई सिस्टम नहीं है कि जो ऑर्गन जैसे लीफ काम कर रहे हैं रूट के साथ, रूट काम कर रहे हैं stem के साथ। सर वो ऑर्गन है, दे मेक अ सिस्टम। स्टेम भी एक ऑर्गन है, रूट भी एक ऑर्गन है, लीफ भी एक ऑर्गन है। हम लोग तो पढ़े कि ऑर्गन मिलकर वो क्या बनाते हैं? सिस्टम। और सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। तो उसके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो कोई नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कोई नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कोई नहीं है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल तो है ना, ठीक है। इसलिए याद रखिए कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप नहीं होता। ओके, तो प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स तो होते हैं लेकिन सिस्टम डेवलप नहीं होगी। देन उसके बाद आखिरी आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है?
कि जो डिफरेंट सिस्टम, जैसे हमारे डिफरेंट सिस्टम्स कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है और है, जब ये सारे सिस्टम मिलेंगे तो मिलकर एक इंडिविजुअल जो है वो बना। तो आपने याद रखने के जो इंडिविजुअल होता है वो मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर बना, लेकिन प्लांट्स के जो सिस्टम नहीं थे, तो प्लांट्स में डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, एक सिस्टम है जिसमें हमारा चल रहा है। स्किन जो है वो टिश्यू है। स्किन एक ऑर्गन है, डिफरेंट लेयर से डिफरेंट लेयर से बनी है, डिफरेंट टिश्यू बेस क्या है, ठीक है। जब हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। बनी। क्यों, ये बताइए बोन क्या है, बोन टिश्यू क्या ऑर्गन है?